हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर जीके, जिसमें हम फ्री टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पर, जो डेली आपको शाम 6 बजे मिलेगी, जिसमें हम डेली 50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो भी कैंडिडेट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या स्कूल व्याख्याता 2025 की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए ये टेस्ट सीरीज़ बहुत ही यूज़फुल होगी। किस टाइप के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, क्या पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आपको ये सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची के संबंध में निम्न में से सत्य कथन है। यहाँ पे हमें 4 कथन दे रखे हैं। देखो, फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस टाइप के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, यानी कथन दिए जाते हैं। एक तो आपको पूछा जाता है कि ट्रू है या फॉल्स है, कौन से सत्य हैं कौन से असत्य हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही आरपीएससी के जो अभी फ़िलहाल जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों को सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं मिश्रित श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, यानी ये कथन है वो हमारा क्या है, ट्रू है। सेकंड है, वर्ष 2021 में भारत के 2 स्थल, एक तो है धोलावीरा गुजरात, एक है रामपा मंदिर जो वारंगल तेलंगाना में है, को इस सूची में शामिल किया गया है। यानी 2021 में भारत की ये जो 2 विरासत है, एक है धोलावीरा और एक है रामपा मंदिर, इनको क्या किया गया है, यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, सत्य है। एक है, इस सूची में भारत के कुल 40 स्थल हो गए हैं। 40 नहीं, अभी फ़िलहाल कितने स्थल हो गए हैं, 43 स्थल हो गए हैं। कितने हो गए हैं, 43 स्थल हो गए हैं। तो ये कथन हमारा क्या है, गलत। भारत से इस सूची में राज्यों में महाराष्ट्र के सर्वाधिक 5 स्थल शामिल है। ये कथन भी क्या है, हमारा सत्य है। यानी भारत का जो महाराष्ट्र राज्य है उसके सबसे ज़्यादा स्थल हैं वो यूनेस्को सूची में शामिल है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें ये थर्ड नहीं है भी, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ हमारा क्या है, ट्रू है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत के कौन से 2 शहरों को लैंडस्केप परियोजना हेतु चुना गया है। यानी लैंडस्केप परियोजना के हेतु कौन से 2 शहरों को चुना गया है। तो इसमें है, एक तो है ओरछा, एक है ग्वालियर। एक तो है ओरछा और एक है ग्वालियर। इन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा लैंडस्केप परियोजना में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2021 में कौन से नए मंत्रालय का गठन किया गया है। यानी जुलाई 2021 में कौन से नए मंत्रालय का गठन किया गया है, ये बताना है। तो इसमें आंसर होगा सहकारिता मंत्रालय। अब इसका गठन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 6 जुलाई 2021 को इसका क्या किया गया है, गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किया गया है। यानी जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था उसका नाम चेंज कर दिया है। नाम चेंज करके क्या रखा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यानी इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जुलाई 2021 में आयोजित यूरो कप 2020 का विजेता कौन सा देश रहा है। यानी यहाँ पे जो यूरो कप हुआ है 2020 में, उसका हमें विजेता बताना है। यानी फर्स्ट स्थान पे कौन सा देश आया है, वो है इटली। यानी कौन सा देश आया है, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है। यानी सबसे पहला अनाज एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है, वो किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ किया गया है, गुरुग्राम हरियाणा में। यानी हरियाणा
हरियाणा के गुरुग्राम में पहला अनाज एटीएम स्थापित किया गया है, वो भी 14 जुलाई 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएम फसल गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को अनुमति देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा बना है? तो इसमें आंसर होगा फिलीपींस, यानी ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण प्रदान करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? यानी एक ट्रांसजेंडर समुदाय को 1%, ये याद रखना, 1% कितना आरक्षण दिया है, 1% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन सा पूछा है? प्रथम राज्य पूछा है, तो वो है कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक है, वो ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% क्या दे रहा है, आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना है। 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला भारत का प्रथम राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यानी भारत का तो प्रथम और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, वो है लद्दाख। कितने प्रतिशत 100% कोविड टीकाकरण करने वाला ये प्रथम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, वो है लद्दाख। फ्रांस में आयोजित कान फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कौन सी फिल्म को मिला है? ये देखो क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रांस में आयोजित कान फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कौन सी फिल्म को मिला है? वो है टाइटेन। कौन सी फिल्म है? टाइटेन को क्या मिला है? बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2001 में भारत सरकार से पद्मश्री से सम्मानित पद्मा सचदेवा का अभी हाल ही में निधन हो गया है, कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध रही है? यानी ये जो पद्मा सचदेव है ये कौन सी फील्ड में थी, कौन सी फील्ड में बताना है? तो ये एक लेखिका एवं कवयित्री थी, यानी यह एक क्या थी? लेखिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है प्रधानमंत्री किसान निधि पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसानों को कितनी राशि की वार्षिक मदद प्रदान की जाती है? वार्षिक मदद प्रदान की जाती है, तो वो वार्षिक मदद कितनी है? 6000। कितनी है? 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की पहली हरित राष्ट्रीय परियोजना हेतु एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड में कौन से राज्य या यूटी के साथ समझौता किया गया है? तो यहाँ पे आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख के साथ एनटीपीसी द्वारा क्या किया गया है? समझौता किया गया है। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से कौन से हेलीकॉप्टर प्राप्त किए हैं? यानी MH-60R। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? 60 नंबर। अभी हाल ही में चर्चा में रहा NAE स्काउट क्या है? नासा का अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष पर्यटक हेतु ब्लू ओरिजिन का अंतरिक्ष यान है, प्रस्तावित विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है, या शिलांगा में स्थापित उत्तरी पूर्वी अंतरिक्ष योजना उपयोग केंद्र है? तो ये होगा नासा का अंतरिक्ष यान है, यानी NAE स्काउट क्या है? एक नासा का अंतरिक्ष यान है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुने गए हैं। 76वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? अब्दुल्ला शाहिद। कौन चुने गए हैं? अब्दुल्ला शाहिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है COP 26 आयोजित किया गया था, यानी COP 26 आयोजित कहाँ किया गया था? वो किया गया था मैड्रिड, स्पेन में। कहाँ किया गया था? स्पेन के जो मैड्रिड है वहाँ पे, मैड्रिड इलाके में क्या किया गया था? COP 25 आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में FDI अंतः प्रवाह में सर्वाधिक योगदानकर्ता राष्ट्र है, यानी भारत में FDI अंतः प्रवाह में सर्वाधिक योगदानकर्ता राष्ट्र है, वो है सिंगापुर। कौन सा है? सिंगापुर। एशिया विकास आउटलुक 2021 के विश्व में सत्य कथन है, यानी हमें यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सत्य है या कौन सा गलत है।
तो देखो एक तो है यह एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा जारी किया गया है, ये कथन सत्य है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2021-22 में भारत की GDP में वृद्धि दर 11% रहने का अनुमान है। कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 11% रहने का अनुमान है। तो ये कथन भी क्या है? सत्य है। उल्लेखनीय है कि ADB में कुल 68 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। यानी कहाँ पे है इसका मुख्यालय? एशिया विकास आउटलुक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मनीला फिलीपींस में है। और कितने सदस्य हैं इसके? 68 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं। तो ये तीनों ही जो कथन हैं वो क्या है? सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में चर्चा में रहे निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? यानी P-81 भारत को इजराइल से प्राप्त जासूसी ड्रोन, A-76 अंटार्कटिका से अलग हुआ विशाल हिमखंड, जुरोंग चीन द्वारा मंगल पर उतरा गया रोवर, वाइपर 2023 में नासा द्वारा चंद्रमा पर भेजा जाने वाला प्रथम रोबोट। ये देखो सारे क्या हैं? सही है। ये वाइपर 2023 में नासा द्वारा चंद्रमा पर भेजी जाने वाला प्रथम रोबोट है, ये भी सत्य है। जुरोंग चीन द्वारा मंगल पर उतरा गया रोवर है, ये भी सही है। A-76 अंटार्कटिका से अलग हुआ विशाल हिमखंड है। और P-81 भारत को इजराइल से प्राप्त जासूसी ड्रोन है, ये कथन क्या है हमारा? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन। देखो यहाँ पे मैं आपको मिक्स क्वेश्चन करवाऊँगी, जो जीके के भी होंगे, जैसे लैंग्वेज पूछी जाती है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और स्कूल मैनेजमेंट। ये सारे क्वेश्चन जो जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उनके मिक्स क्वेश्चन होंगे। बस आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और सही आंसर को टिक कीजिएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्यों पुत्र है पी का? यानी क्यों पुत्र है पी का, अक्स पुत्री है क्योंकि, आर बुआ है अक्स की और एल पुत्र है आर का, तो एल क्या लगा पी का? यानी ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या है? पी पुत्र है, क्यों पुत्र है पी का, यानी पी का जो पुत्र है वो क्या है? क्यों। तो इसका जेंडर हमें पता है प्लस, पुत्र है तो इसको प्लस से लिखेंगे। क्यों पुत्र है पी का, अक्स पुत्री है क्यों की पुत्री कौन है? अक्स है, तो यहाँ पे भी इसका जेंडर पता है माइनस। आर बुआ है अक्स की, आर है जो बुआ है अक्स की, इसकी बुआ है यानी इसकी क्या हो गई? बहन हो गई। आर इसकी क्या हो गई? बहन हो गई। और एल पुत्र है आर का, जो एल है वो पुत्र है किसका? आर का, यानी इसका जो पुत्र है वो क्या है? एल। एल पुत्र है आर का, तो एल क्या लगा पी का, यानी पी का और एल का रिलेशन बताना है। यानी क्या लग रहा है? पी का ये क्या हो गया? नाती, क्योंकि ये तो देखो क्या हो गया? बेटा, ये हो गया बेटी। अब बेटी का जो बेटा होता है वो क्या होता है? नाती तो होता है, नाती। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फर्स्ट दे रखा है एम है वो एन का भाई है, एम एन का भाई है, एम क्या दे रखा है? हम साथ साथ में ये जो बना रखा वो डायग्राम भी हम साथ साथ में बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पे बना लेते हैं हम इधर थोड़ा करके। एम एन का भाई है, एम है वो एन का क्या है? भाई है। बी एन का भाई है, यानी बी क्या है? एन का भाई है। एम डी का भाई है और एम है वो डी का क्या है? भाई है। तब इनमें से कौन सा वक्तव्य निश्चित सत्य होगा? यानी ये सारे देखो भाई हो गए। एम एन का क्या है? एम एन का भाई है, भाई है मतलब इसका जेंडर पता है हमें प्लस। बी एन का भाई है, बी एन का भाई है, यानी ये क्या है? प्लस।
एम डी का भाई है, एम है वो डी का क्या है, भाई है, अतः इनमें से कौन सा व्यक्ति सत्य है? पहला है एन बी का भाई है, एन है वो बी का भाई है। देखो यहाँ पे हमें कह नहीं सकते क्योंकि इसका जेंडर हमें पता नहीं, तो ये तो क्या हो गया, गलत। एन डी का भाई है, अब देखो यहाँ पे इन दोनों का जेंडर पता नहीं, क्या पता बहनें भी हो सकती है, तो ये भी गलत हो गया। एम बी का भाई है, एम है वो बी का भाई है। देखो एम और बी इन दोनों का जेंडर पता है क्योंकि ये दोनों बॉयज़ हैं। अब दोनों बॉयज़ हैं तो इनका रिलेशन भाई का ही होगा, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यदि ए प्लस बी का अर्थ ए पिता है बी का, ए माइनस बी का अर्थ है ए भाई है बी का, ए क्रॉस बी का अर्थ है ए माँ है बी की, तो एम माइनस आर, यानी देखो एम माइनस आर का मतलब हो गया एम भाई है आर का, यानी एम है वो क्या हो गया, भाई, एम भाई है किसका, आर का। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है आर क्रॉस डी, आर क्रॉस डी, आर क्रॉस डी, क्रॉस का मतलब क्या है, ए माँ है बी की, यानी आर माँ है किसकी, डी की, आर माँ है किसकी, डी की, तो इसका माइनस। अब देखो हमें बताना है एम डी में किस प्रकार से संबंधित है, यानी हमें इन दोनों का रिलेशन बताना है, इन दोनों का रिलेशन हमें क्या करना है, बताना है। अब देखो ये इसकी माँ है और माँ का जो भाई होता है वो क्या होता है, हमेशा मामा, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राम रमेश का पिता है, यानी राम है, राम है वो क्या है, रमेश के क्या है, पिताजी हैं। वेदवती राम की सास है, राम की जो सास है वो कौन है, वेदवती, यानी इसकी वाइफ हो गई, ये वाइफ हो गई मान लीजिए, और इसकी भी माँ कौन है, वेदवती, जिसका नाम क्या है, वेदवती, माँ का। वेदवती की माता वसुंधरा है, यानी इसकी भी माता कौन हो गई, वसुंधरा, जिसका पति हरीश है, जिसका पति कौन है, इसका पति कौन है, हरीश है, हरीश। रमेश का हरीश से क्या संबंध है, रमेश कौन हो गया, देखो ये हो गया, रमेश का हरीश से क्या रिलेशन है, यानी हमें यहाँ पे बताना है कि जो ये रमेश है वो हरीश का क्या लगता है। अब देखो ये हो गया, ये दोनों पति पत्नी हो गई। अब इसकी बेटी, इन दोनों की बेटी कौन है, वेदवती, वेदवती है, वेदवती इसकी भी बेटी है, कोई भी बेटी है, और ये इसका क्या हो गया, दामाद, यानी ये क्या हो गया इसका, ये इसका क्या हो गया, नाती। अब इनके लिए ये क्या हो गया, परनाती, तो ये क्या हो गया, हरीश रमेश का परनाना है, यानी परनाना है, इसका रिलेशन इससे पूछा है, तो ये क्या हो गया, देखो ये तो हो गया नाना, और इनके भी ससुर है वो क्या हो गई, परनाना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी डी का भाई है, बी है वो डी का क्या है, भाई है। एम बी की बहन है, एम है वो बी की क्या है, बहन है। के एम की माता है, जो के है वो एम की क्या है, माता है। आर के का पति है, यानी के का पति कौन हो गया यहाँ पे, आर। डी का आर से क्या संबंध है, डी का आर से क्या संबंध होगा, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे हमें इसका जेंडर नहीं पता यहाँ पे हमें इसका जेंडर नहीं पता, तो ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, क्योंकि देखो ये तो भाई बहन हो गई। अब भाई बहन है तो आर इनके पिता हैं, तो पिता का यहाँ पे ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
कोई दो अपरिमेय संख्याओं के योग एवं व्यंकलन का अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है। ये कथन हमारे के लिए क्या है? सत्य। देखो, कोई दो परिमेय संख्या है, अगर कोई दो परिमेय संख्या जैसे √3 और 1 हो गया प्लस √2, तो ये क्या हो सकती है? अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है। अब देखो, ये अपरिमेय संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। व्यंकलन यानी अगर इनका माइनस करें तो माइनस भी क्या हो सकता है? अपरिमेय संख्या हो सकती है और नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। कोई दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होती है। कोई दो अपरिमेय संख्या जैसे √2 और 1 हो गया √3, तो अपरिमेय संख्या होगी, यानी इनका रूट करेंगे तो √6 होगा, तो अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 यानी अपरिमेय संख्या होती है। अब हो भी सकती है, नहीं भी। अगर मैं दोनों इनको सेम ले लूँ, जैसे मैंने ले लिया √3 और √3, तो ये हट जाएगा, यानी 3 एक क्या हो गई? परिमेय संख्या। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। कोई दो भिन्न अपरिमेय संख्याएं जैसे a और b के लिए संख्या a/b अपरिमेय होती है? नहीं, ये भी क्या हमारा असत्य कथन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन है सभी प्राकृत संख्याएं सदैव परिमेय संख्या होती है। निम्न में से सत्य कथन है, सत्य कथन है सभी प्राकृत संख्याएं सदैव परिमेय संख्या होती है, तो ये तो क्या है? गलत। सभी परिमेय संख्या सदैव शांत दशमलव संख्या होती है, ये क्या है? ट्रू, क्योंकि सभी जो परिमेय संख्याएं हैं वो शांत दशमलव संख्याएं होती है। कुछ परिमेय संख्याएं आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं होती है, नहीं, सदैव शांत होती है, तो ये क्या हो गया? गलत। सभी अपरिमेय संख्याएं सदैव अनावर्ती अशांत दशमलव संख्याएं होती है, सदैव नहीं होती, हो भी सकती है और नहीं भी, तो ये भी क्या हो गया? गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 से 100 तक कुल कितने अभाज्य युग्म है। देखो, यहाँ पे अभाज्य संख्याएं नहीं बतानी है, अभाज्य युग्म बताने हैं। क्या बताने हैं? अभाज्य युग्म, यानी जोड़े बताने हैं। अभाज्य युग्म का मतलब होता है कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं लेनी है हमें जिनका अंतर क्या हो। अभाज्य युग्म का मतलब है ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर क्या हो? 2 हो। तो देखो, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। अब मैं बता देती हूँ अभाज्य युग्म कौन कौन से होंगे। जैसे देखो, अभाज्य संख्या 3 और 5, इनका अंतर देख लो 2 है। जैसे 5 और 7, इनका अंतर भी देख लो 2 है। एक हो गया 11 और 13, इनका अंतर भी क्या है? 2 है। एक है 17 और 1 19, इनका अंतर भी 2 है। एक हो गया जैसे 29 और 31, तो इनका अंतर भी क्या है? 2 है। एक है 41 और 43, ये दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, इनका अंतर अगर 2 है तो वो क्या हो गया? एक अभाज्य युग्म होगा, तो इनका अंतर भी हो गया। एक है 59 और 61, इनका अंतर भी क्या है? 2 है। एक है 71 और 73, तो इनका अंतर भी क्या है? 2 है। तो अभाज्य युग्म का संख्या पूछी है तो 8 है, और अगर अभाज्य संख्याएं पूछे तो कितनी है? 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे हमें दे रखा है 0.6 का बार प्लस 0.7 का बार प्लस 0.8 का बार। यहाँ पे देखो बार कैसे हटाते हैं? बार हटाते हैं 6/9 प्लस 7/9 प्लस 8/9, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद में एक ही डिजिट पर बार दे रखा है तो 9 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से 9 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 9 क्या आ जाएगा? लघुत्तम, तो ये कितना हो जाएगा? 6 + 7 + 8, यानी टोटल कितना हो जाएगा? ये 21/9। मान क्या आएगा? वो आएगा 2.3333, यानी 3 क्या हो रहा है? यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2.3 का बार, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से अपरिमेय है, यानी अपरिमेय संख्या क्या होती है? सदैव अनावर्ती अशांत दशमलव होती है। यानी अनावर्ती का मतलब अशांत मतलब शांत नहीं होती, पॉइंट के बाद में संख्याएं शांत नहीं हो रही और उनकी क्या हो रही है? अनावर्ती मतलब आवर्ती नहीं हो रही, तो उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है स्कूल मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन है उनसे, निम्नलिखित में से EMIS के जीवन चक्र लाइफ सर्कल का भाग नहीं है। यानी EMIC में संग्रह, कलेक्शन, रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन और प्रसार ये शामिल है, लेकिन मूल्यांकन शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है SMC की कार्यप्रणाली का कौन सा सदस्य निर्वाचित होता है। SMC की कार्यप्रणाली का कौन सा जो सदस्य है वो निर्वाचित होता है। तो यहाँ पे देखो, वार्ड पंच, अभिभावक और संस्था प्रधान ये तो क्या होते हैं, निर्वाचित नहीं होते हैं, लेकिन जो शिक्षक है वो क्या होता है, निर्वाचित सदस्य होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन बताना है। राजस्थान में शैक्षणिक संभागों की संख्या 10 है। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, राजस्थान में शैक्षणिक संभागों की संख्या 10 है। ये क्या है, गलत, असत्य कथन है। संभाग स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी संयुक्त निदेशक होता है। ये बात बिल्कुल ट्रू है कि जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है वो संयुक्त निदेशक होता है। बीकानेर व पाली नवीनतम शैक्षिक संभाग हैं। ये बात भी हमारी क्या है, सत्य है। द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति अधिकारी संयुक्त निदेशक होता है। यानी उन जो सेकंड ग्रेड के टीचर होते हैं उनकी नियुक्ति अधिकारी संयुक्त निदेशक करता है। यानी ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्वायत्त संस्था न होकर राज्य की संस्था है। तो राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, तो ये तो एक राज्य की संस्था है, ये तो स्वायत्त संस्था है। और राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल ये भी एक स्वायत्त संस्था है। निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा ये एक राज्य की संस्था है। निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा ये एक क्या है, राज्य की संस्था है, न कि स्वायत्त संस्था है। राजस्थान मदरसा बोर्ड ये भी एक स्वायत्त संस्था है। अगर आपको स्कूल मैनेजमेंट के फ्री नोट्स चाहिए तो आप एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको सारे नोट्स मिलेंगे, वो भी बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी मिलेंगे साथ में। तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति SMC विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यप्रणाली की बैठक हेतु कोरम यानी गणना पूर्ति कितनी निर्धारित की गई है। अब देखो ये क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विद्यालय प्रबंधन समिति SMC की कार्यप्रणाली की बैठक हेतु कोरम यानी गणना पूर्ति जो की जाती है वो कितनी है, 33% है। कितनी है, 33% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से सिद्धांतों का कौन सा सेट सबसे अधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे विद्यालय प्रबंधन यानी विद्यालय प्रबंधन के लिए बताना है कि कौन सा सिद्धांत का समूह सबसे अधिक उपयुक्त है। तो सबसे एक है सहयोग, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व। समानता, अति संरचना, लचीलापन और नियत उत्तरदायित्व है। नियत उत्तरदायित्व नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर उत्तरदायित्व नहीं होना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत। सहयोग, दृढ़ता नहीं होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत। लचीलापन, अति संरचना, साझा उत्तरदायित्व और समानता, ये भी क्या होगा, गलत। यानी सहयोग होना चाहिए एक। तो जो विद्यालय प्रबंधन के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है सिद्धांत का वो क्या है, एक तो सहयोग होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए और साझा उत्तरदायित्व होना चाहिए। यानी सभी का उत्तरदायित्व होना चाहिए, न कि एक पर्टिकुलर इंसान का। नेक्स्ट है, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए लूथर गुलिक द्वारा प्रदत्त सूत्र पोस्ट कॉर्ब यानी एक जो फॉर्मूला है, ये तो फेमस फॉर्मूला है। अगर आपने स्कूल मैनेजमेंट का जो टॉपिक पढ़ा है तो उसमें सबसे पहले ये फॉर्मूला तो आता ही है, पोस्ट कॉर्ब
यानी लूथर गुलिक द्वारा दिया गया ये जो फॉर्मूला है, इसमें अलग अलग अक्षर दे रखे हैं, देखिए जैसे POSDCORB। तो इसमें जो D है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है डायरेक्टिंग। क्या है? डायरेक्टिंग यानी निर्देशन। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला है इसको आप रट ही लीजिए, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। इनसे ये जो मीनिंग दे रखे हैं POSD, इनसे मान लीजिए, या फिर किसने दिया था ये मान लीजिए, तो इस क्वेश्चन को तो आप रट ही लीजिए। और आपको अगर स्कूल मैनेजमेंट के फ्री नोट्स चाहिए तो आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? प्रबंधन एक कला है, ये तो बिल्कुल सही है। प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान है, जी नहीं, प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा? गलत। प्रबंधन एक सामाजिक जिम्मेदारी है। प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी ये तीनों क्या है? ट्रू है, लेकिन प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेशनल थिंकिंग टैंक किस संस्था को कहा जाता है? यानी भारत का नेशनल थिंकिंग टैंक किस संस्था को कहा जाता है? तो वो है न्यूपा, यानी NIEPA। न्यूपा को क्या कहा जाता है? भारत का नेशनल थिंकिंग टैंक। स्कूल मैनेजमेंट से जितने भी फुल फॉर्म जुड़े हुए हैं, एग्ज़ाम में एक फुल फॉर्म ज़रूर पूछी जाएगी, हर बार पूछी गई है और पूछी भी जाएगी। तो जितने भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है उसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना दिया है, आप उसको देखें, आपका एक नंबर ज़रूर पक्का हो जाएगा। या फिर आप उसकी PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप स्कूल मैनेजमेंट से जुड़ी हुई जितनी भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं उनको आप क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। और एक फुल फॉर्म ज़रूर पूछी जाएगी, जैसे यहाँ पे है न्यूपा की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे तो ये पूछ लिया कि नेशनल थिंकिंग टैंक किसे कहा जाता है, तो न्यूपा को कहा जाता है। तो फुल फॉर्म पूछे तो आप प्लीज़ वहाँ टेलीग्राम चैनल पर जाके ज़रूर देखें कि न्यूपा की फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MHRD द्वारा साला मानचित्रण की प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा गया है? MHRD द्वारा साला मानचित्रण की प्रक्रिया को 7 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 7। विद्यालय मानचित्रण स्कूल मैपिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह विभिन्न तकनीकी एवं प्रक्रियाओं का एक समूह है, ये तो सही है। इसका प्रयोग स्थानीय स्तर पर आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान के लिए किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका अर्थ सिर्फ एक बड़े मानचित्र पर वर्तमान विद्यालय का स्थान निरूपित करना है, ये नहीं है। बिल्कुल सिर्फ नाम आ गया, मान लीजिए ये क्या है? गलत। इसका लक्ष्य आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले कदम की योजना बनाना है। स्कूल मैपिंग का ये तीनों ऑप्शन है वो सही है, लेकिन सी ऑप्शन क्या है? गलत है। नेक्स्ट है हमारे पास RSESCERT के कार्यों के संदर्भ में असत्य कथन है। यहाँ पे भी कौन सा कथन पूछा है? असत्य। प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण, यानी ये तो क्या है? ट्रू है। जो RSCERT है वो प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तक का निर्माण करती है, ये तो बिल्कुल ट्रू है। सेवापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण के लिए पाठ्यचर्या तथा पाठ्यपुस्तक का निर्माण करना, ये भी बिल्कुल ट्रू है। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन, ये भी बिल्कुल सही है। शोध एवं सर्वेक्षण, ये भी बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी। इनमें से कोई भी नहीं, असत्य कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है RSCERT, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये इसकी फुल फॉर्म है। RSCERT की राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, हिंदी में भी पूछी जा सकती है और इंग्लिश में भी पूछी जा सकती है। तो आप एक बार टेलीग्राम पे विजिट जरूर कीजिएगा, वहाँ से आपको सबकी फुल फॉर्म मिल जाएगी। का कौन सा विभाग अजमेर में संचालित होता है? यानी इसका जो कौन सा डिपार्टमेंट है वो कहाँ पे अजमेर में संचालित होता है?
तो शिक्षक शिक्षा विभाग ये तो नहीं होता, विज्ञान एवं गणित विभाग ये भी नहीं होता, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा विभाग ये भी नहीं होता, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग है वो कहाँ पे संचालित होता है, अजमेर में। अजमेर में कौन सा विभाग है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट है। तो यहाँ पे देखो, वैसे तो हम बहुत बार इस वेबसाइट को ओपन करते हैं लेकिन ध्यान में नहीं रखते, वो कौन सी है, www राजड्यू बोर्ड राजस्थान गवर्नमेंट इन। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है सीमेंट अवस्थित है यानी कहाँ पे है ये सीमेंट, ये है जयपुर में। नेक्स्ट है IASE उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान के संबंध में असत्य कथन है। IASE उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान के बारे में हमें कौन सा कथन बताना है जो असत्य है। ये केवल सेवाकालिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने वाली संस्था है। तो ये कथन क्या है, इसके लिए असत्य है। यह डाइट व CT के अकादमिक निर्देशन प्रदान करती है, ये बिल्कुल ट्रू है। ये B.Ed, M.Ed, PhD आदि पाठ्यक्रमों का संचालन करती है, ये भी बिल्कुल सत्य है। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यक्रमों का संचालन व मार्गदर्शक की भूमिका अदा करती है, तो ये भी बिल्कुल क्या है, ट्रू है। यानी ये तीन ऑप्शन हैं वो बिल्कुल ट्रू है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गलत है, केवल सेवाकालिक प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CTES की स्थापना किस नीति आयोग की सिफारिश पर की गई थी। तो वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। कौन सी नीति आयोग के द्वारा की गई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए, यानी हमें यहाँ पे बताना है कौन सा ट्रू है। तो सबसे पहले देखो, सन 1987 से 88 में जिला स्तर पर डाइट की स्थापना की गई थी, ये बिल्कुल ट्रू है। 87-88 में ही डाइट की स्थापना की गई थी। डाइट को 7 अकादमिक एवं प्रशासनिक प्रभागों में बांटा गया है, ये बिल्कुल ट्रू है। कार्यानुभव प्रभाग का संबंध शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण करने में है, ये भी बिल्कुल ट्रू है। डाइट जिले की शीर्ष अकादमिक संस्था है, ये जो डाइट है वो एक डिस्ट्रिक्ट की शीर्ष अकादमिक संस्था होती है, तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। यानी यहाँ पे ये जो चारों ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत संचालित नहीं है। यानी यहाँ पे हमें बताना है कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंतर्गत कौन सी नहीं आती। तो आपकी बेटी योजना तो आती है, ये तो संचालित होता है। मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना ये भी आती है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना ये भी आती है, लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना ये नहीं आती। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के संदर्भ में असत्य कथन है। इसकी निष्पादन परिषद का सभापति शासन सचिव स्कूल शिक्षा होता है। असत्य कथन बताना है, यानी ये तो बिल्कुल सत्य है कि इसका जो सभापति शासन सचिव होता है यह नो लेस नो प्रॉफिट के सिद्धांत पर कार्य करती है, ये भी बिल्कुल ट्रू है। इसकी कार्यालय नियमावली 1 अगस्त 1997 से प्रभावित हुई थी, ये भी बिल्कुल ट्रू है। वर्तमान में इसके 35 वितरण केंद्र कार्यरत हैं, ये भी बिल्कुल ट्रू है। यानी राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के बारे में ये चारों ऑप्शन ट्रू हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, डी। इनमें से कोई भी नहीं है जो असत्य है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। 1909 में भारत में स्काउट की शुरुआत कैप्टन TH बेकर द्वारा की गई थी, ये बिल्कुल सही है। भारत स्काउट एवं गाइड का सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन एलिफेंट पुरस्कार है, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। 1909 में भारत में स्काउट की शुरुआत कैप्टन TH बेकर ने की थी, लेकिन ये सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन एलिफेंट नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था पर क्षेत्रीय शिक्षा संस्था स्थित नहीं है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्था स्थित नहीं है, वो है हैदराबाद। हैदराबाद में
क्षेत्रीय शिक्षा संस्था स्थित नहीं है, बल्कि अजमेर, भोपाल और मैसूर में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है, लेकिन हैदराबाद में नहीं है। नेक्स्ट है, एजुकेशनल ट्रेंड्स नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के द्वारा। तो ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे काम किससे किया जाता है? एजुकेशनल ट्रेंड्स का क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV के विषय में सत्य कथन का चयन कीजिए। KGBV स्कीम भारत सरकार द्वारा 2003 में लॉन्च की गई थी। ये तो क्या है? असत्य है। ये क्या है? असत्य। इसका उद्देश्य शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक्स में उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय बालिकाओं के लिए खोलना था। ये भी क्या है? फॉल्स। इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों में न्यूनतम 75% आरक्षण SC, ST, OBC व अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए होता है। तो ये क्या है? बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई मित्र योजना का राजस्थान स्तर पर क्रियान्वयन करने का कार्य किस एजेंसी का है? जो ई मित्र की योजना है राजस्थान में स्कूल मैनेजमेंट के लिए, तो वो किसने संचालित की थी? किसी संस्थान ने या एजेंसी ने शुरू की थी? तो वो है सूचना तकनीकी एवं प्रसारण विभाग द्वारा। नो, ये गलत है। राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड के द्वारा। राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड के द्वारा ही राजस्थान में ई मित्र योजना की क्या की गई थी? क्रियान्वित या करने का कार्य किया गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा। ये भी गलत है। डी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के द्वारा। ये भी क्या है? गलत है। इस प्रकार से हम इस क्लास में आज 50 क्वेश्चन देख चुके हैं, जिसमें हमने जीके, रीजनिंग, मैथ और स्कूल मैनेजमेंट के क्वेश्चन किए थे। नंबर पे ध्यान ना दें, 50 क्वेश्चन मैंने लगभग करवा दिए हैं और थोड़े बहुत कम हैं तो वो हम कल करेंगे। डेली हमारी फ्री टेस्ट सीरीज़ शुरू हो चुकी है। प्लीज़ जितना हो सके गाइस उतना इस टेस्ट सीरीज़ को सपोर्ट कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपको अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूं। इस टेस्ट सीरीज़ की डेली PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जाकर क्या PDF ले सकते हो और अपने खुद के नोट्स बना सकते हो, बार बार उसे रिवाइज कर सकते हो। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगती है तो लाइक करें, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि सबसे पहले आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू टेस्ट सीरीज़ में।